हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कैलोरीमेट्री में हमने हीट के दो फॉर्मूले पढ़े थे, उष्मा के दो फॉर्मूले पढ़े थे। उष्मामिति में उष्मा के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, Q बराबर ms डेल्टा T और Q बराबर ml। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। अगर आप ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है तो आपके लिए उष्मा की कैलकुलेशन करना, उष्मा को मापना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा था कि जब जब ताप में परिवर्तन होगा, जब जब ताप में परिवर्तन होगा तो आपको उष्मा का फॉर्मूला कौन सा लगाना, Q बराबर ms डेल्टा T। और जब जब अवस्था में परिवर्तन होगा लेकिन ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उस समय Q बराबर ml के हिसाब से उष्मा का आदान प्रदान होता है, या तो उष्मा ली जाएगी या उष्मा दी जाएगी। ठीक है, जब कोई उष्मा एब्जॉर्ब करता है या उष्मा ले रहा है और या उसमें से रिलीज कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन ms डेल्टा T या m इंटू एल से करते हैं। तो उष्मा ताप परिवर्तन मतलब तो ms डेल्टा T, ताप परिवर्तन नहीं केवल अवस्था परिवर्तन मतलब Q बराबर ml। हम इसमें कल एग्जाम्पल भी किया था, उस तरह का एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको कोई दे दिया आइस, बर्फ दे दिया, बर्फ मान लीजिएगा -20 डिग्री सेल्सियस पर है और 20 ग्राम आइस है, 20 ग्राम आइस है। इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है किसमें, इसको बदलना है -20 डिग्री सेल्सियस के बर्फ से 130 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में, भाप में, इसको भाप में बदलना है। जाहिर सी बात है इसको उष्मा देनी पड़ेगी, उष्मा दे करके ये इसमें बदलेगा। अब किस तरीके से बदलेगा वो चीज़ हमें समझनी है कि कैसे कैसे उष्मा लेगा। तो स्टेप वाइज पूरा तरीके से समझते हैं। सबसे पहले -20 डिग्री सेल्सियस का बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में बदलेगा। जब टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस का आइस पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में, तो यहाँ पर ताप में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो उष्मा की कैलकुलेशन की जाएगी वो ms डेल्टा T के हिसाब से की जाएगी। अब उष्मा हम दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लगातार उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं तो ये फिर और आगे उष्मा लेकर के पिघलेगा तो इसका मतलब इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और अवस्था में परिवर्तन होगा तो वो उष्मा इसके ताप को बढ़ाने में खर्च नहीं होगी जब तक कि पूरा का पूरा पिघल नहीं जाएगा। जब ये अवस्था परिवर्तन होगा तो 0 डिग्री का बर्फ सबसे पहले 0 डिग्री के पानी में बदलेगा। जब ये 0 डिग्री के पानी में बदलेगा तो यहाँ पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब जो उष्मा की कैलकुलेशन की जाएगी वो Q बराबर ml से की जाएगी। इसको आप Q1 लिख सकते हो, इसको आप Q2 लिख सकते हो। अब उष्मा और दे रहे क्योंकि हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, तो और उष्मा और दी जाएगी। तो अब क्या होगा, ये पानी उबलने गर्म होने लगेगा। गर्म होते होते मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक उबल जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये उबलने लगेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जब उबलने लगेगा तो ताप में परिवर्तन हुआ, तो Q3 मान लो ms डेल्टा T के हिसाब से इसमें फिर से इस फॉर्मूले से इस उष्मा की कैलकुलेशन की जा सकती है। अब जैसे ही और हीट दी तो अब पानी 100 डिग्री पर आ चुका था, तो पानी क्या करना लगेगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 100 डिग्री का पानी जो होगा 100 डिग्री के ही भाप में बदल जाएगा। 100 डिग्री के भाप में बदला, इसका मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे जब ताप में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो कौन से फॉर्मूले से लगेगा हीट, कौन से लगेगा, Q बराबर ml, Q बराबर ml से, Q बराबर ml। अच्छा, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना, और गर्म करा भाप को, और गर्म करते गए और उष्मा लेगा। जब ये और उष्मा ले लेगा तो और उष्मा लेने के बाद ये अपने पास बदल जाएगा, टेम्परेचर बदला, इतनी उष्मा दी कि उसका ताप जैसी 130 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फिर उसको उष्मा देनी बंद कर दी। तो यहाँ पर जो उष्मा आ जाएगी वो किसके फॉर्मूले से आएगी, Q बराबर ms डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पे ताप में परिवर्तन हुआ है। तो इस तरीके से कुल हमारे पास जो उष्मा की कैलकुलेशन आएगी, इन सबको जोड़ देंगे। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो अब देखो ध्यान से, Q1 बराबर कितना, द्रव्यमान कितना था इसका, 20 ग्राम, और जो भाप है जो भी 20 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले इसकी बात करते हैं, m, तो उसका ताप में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा T,
0 माइनस ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। तो मास कितना है, द्रव्यमान है 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट, ध्यान रखेंगे इन सवालों में हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आइस के लिए हमेशा 0.5 यूज कर लेंगे, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और एस ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट 1 लेते हैं, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, अगर ग्राम में ले रहे हैं और कैलोरी में इसका आंसर निकाल रहे हैं। और स्टीम की जो होती है, भाप की, स्टीम की आप मतलब यहाँ पे समझ लो कि ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये डाटा आपको गिवन रहेगा तो आप इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि बार बार इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। तो ये 0.47 होती है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम भी 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके। अदरवाइज एक्जैक्टली 0.47 ये वैल्यू होती है। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी ऊष्मा दी जिससे कि ये बर्फ पिघल करके इतनी ऊष्मा में, इतने भाप में बदल गया। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 0.5, टेम्परेचर की वैल्यू 20, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल हटाया, 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 200 कैलोरी, 200 कैलोरी लिख लिया। ठीक है, जब हम इसमें कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाली यूनिट ले रहे हैं तो द्रव्यमान को भी ग्राम में लिखना, तभी तो ग्राम से ग्राम कटेगा। अगर किलोग्राम में हो जाएगा तो फिर यूनिट गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हीट वाले चैप्टरों में यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखें। गलतियां होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यूनिट की वजह से होती है। इकाइयां अगर सही नहीं लिखोगे तो इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Q2 बराबर ml। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बर्फ के लिए, आइस के लिए लेटेंट हीट कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और एल ऑफ स्टीम कितनी होती है, यस 540, वैसे 536 होती है लेकिन 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो उसमें भी पर ग्राम आ रही यूनिट, तो इसका मास भी हम ग्राम में रखेंगे। तो Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास 20 × 80 यानी कि 1600 कैलोरी। यस, इतनी ऊष्मा इसने ली और 0 डिग्री के पानी में बदल गया। अच्छा, अब 0 से 100 के पानी में बदला, इसका मतलब ताप में परिवर्तन हुआ। तो ऊष्मा की कैलकुलेशन Q3 बराबर ms डेल्टा टी। m की वैल्यू 20, s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1 और डेल्टा टी 100 माइनस 0। यहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा, 100 माइनस 0 दैट इज 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा आपके पास 2000 कैलोरी। हाँ जी, फिर 100 से 100 ताप समान रहा तो Q बराबर ml से लिया इसने ऊष्मा, सिर्फ उसकी अवस्था परिवर्तन हुई, पानी से भाप में बदल गया। अवस्था इसकी पहले लिक्विड थी, अब ये इसकी भाप बदल गई, वाष्प में बदल गया। तो Q4 की वैल्यू 20 गुना और L ऑफ भाप कितनी 540। जब भाप में बदलेगा तो L गुप्त ऊष्मा, इसकी गुप्त ऊष्मा 540 पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। तो 20 ग्राम में कितनी ऊष्मा ले लेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,800। ठीक है, इतने कैलोरी। चलो जी Q5 की बात करते हैं। Q5 ms डेल्टा टी 20, s की वैल्यू उसके लिए भी 0.5 इंटू डेल्टा टी कितना 100 से 130। तो 130 माइनस 100 कितना आ गया जी, इस डेसिमल से 0 हट जाएगी और 130 30 आ जाएगा और 10 300 कैलोरी आ जाएगा। तो कुल ऊष्मा की वैल्यू की बात करते हैं। अगर कुल ऊष्मा की गणना की जाए तो कुल ऊष्मा कितनी होगी, कुल ऊष्मा की गणना की जाए अगर तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। हाँ जी, तो Q1 कितनी होगी 200 प्लस 1600 प्लस 2000 प्लस 10,800 प्लस 300। चलो कितना हो गया भाई, 200, 1600, 1800 और 2000 3800, 3800 और 300 4100 और 10,800 जोड़ा तो 4,100 में 10,800 जोड़ा तो कितना आ गया 14,900। तो टोटल आ गया 14,900 कैलोरी। इतनी ऊष्मा की ज़रूरत इसको पड़ेगी अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है 130 डिग्री सेल्सियस की भाप में।
तो ये पूरी कैलकुलेशन हमें ऐसा आनी चाहिए। हालांकि बहुत कुछ बाकी है, अभी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन पहले हमें इसको मापने का मतलब ये कैलकुलेशन करना, ऊष्मामिति ही यही है कि कैसे इसको निकालते हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात और समझ लें। कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका ताप का और ऊष्मा का, कभी कभी ताप का और ऊष्मा का क्या करना होता है, डायग्राम पूछ लेता है कि कितनी ऊष्मा दी, कैसे कैसे ताप है। तो वो सब करने के लिए जैसे मान लो ये दिया हुआ है डायग्राम, टेम्परेचर इधर लिया और इधर ऊष्मा ले ली Q। तो होता क्या है, -20 पर था, ये माइनस नीचे ले लिया हमने, -20 पर टेम्परेचर पर था आइस। जब हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो ये 0 डिग्री के आइस में बदल गया। 0 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर, यस। और क्योंकि Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T, तो क्या है, Q प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के। यानी कि कैसा ग्राफ बनता है टेम्परेचर के और हीट के बीच में, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बनेगी। और ताप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ से लेकर बढ़ती जाएगी, इसका बढ़ता जाएगा और ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन जाएगा, आइस। 0 डिग्री का आइस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर Q बराबर आपने कौन सी दे दी, ms डेल्टा T। अब और ऊष्मा दी, यहाँ पर और ऊष्मा दी। ऊष्मा देने पर कैसा हो जाएगा, ये ऊष्मा लेने पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 0 डिग्री का आइस 0 डिग्री के वाटर में, पानी में बदल गया। अगर 0 डिग्री के पानी में बदल गया तो इसका मतलब यहाँ तक इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन और ऊष्मा दी, तो और ऊष्मा देने से 0 का पानी 100 के पानी में बदलेगा, 0 का पानी 100 के पानी में बदलेगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लीजिएगा ये 100 है, तो 100 है तो ताप बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन आएगी। तो फिर से 100 का पानी 100 की भाप में, इसका मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऊष्मा तो दे रहे, तो ऊष्मा कहाँ जा रही है, गुप्त ऊष्मा में जा रही, तो उसको भाप में बदल देगा 100 की। और 100 से फिर क्या होगा, 100 से फिर ये 30 की, 130, यहाँ पर फाइनल हीट आ गई और ये 130 की भाप में बदल गया, 130 की भाप में। तो ये क्या है, यहाँ पर 100 का पानी, यहाँ पर क्या है 100 की भाप, और यहाँ पर क्या है 130 की भाप। तो इसको बोलते हैं इसका ताप और ऊष्मा का डायग्राम, ग्राफ। अच्छा, अब मान लो यहाँ पर कितनी ऊष्मा ली इसने, आप चाहो तो डाटा से लिख सकते हो भाई, यहाँ तक आने के लिए ऊष्मा ली इसने 2000 कैलोरी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊष्मा ली इसने, यहाँ तक के लिए ली इसने 200 कैलोरी, और यहाँ तक के लिए इसने 1600 कैलोरी। और जी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी ऊष्मा ले ली इसने, 2000 कैलोरी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ले ली, 10,800 कैलोरी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ले ली, 300 कैलोरी। इस तरीके से टोटल यहाँ तक आते आते कितनी ऊष्मा ले ली, 14,900 कैलोरी, 14,900 कैलोरी कुल ऊष्मा ले ली। तो इस तरीके से आप पूरा डायग्राम देख के समझ सकते हैं कहाँ पर स्टेट में परिवर्तन हो रहा, कहाँ पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा, कहाँ पर उसके जो है ताप में परिवर्तन हो रहा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। कई बार डायग्राम जो रहता है, डायग्राम से पूछ लेता है कि यहाँ से अवस्था परिवर्तन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रही है, यहाँ पे क्या है, ताप परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ताप परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रही है। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में बदला, ठोस से जो है द्रव में बदला, यहाँ पे द्रव से, यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव से गैस में बदला, वाष्प में बदला, और फिर ताप बदल रहा है। तो ये ग्राफ पूरी स्टडी बताता है इसकी कि किस तरीके से इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमें कई बार दिया होता है, कई बार बनाना पड़ता है, कई बार इसको निकालने की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी ये भी होता है, जैसे अगर इसकी बात करें तो Q और T अपॉन Q की बात अगर करें, यहाँ से ध्यान से देखो, Q अपॉन T डेल्टा T, अगर Q अपॉन डेल्टा T की बात करें तो क्या आएगा, ms। Q अपॉन डेल्टा T का मतलब ms। तो यानी कि इसका स्लोप का उल्टा डेल्टा T अपॉन Q क्या कहलाएगा, ढाल, डेल्टा T अपॉन Q क्या कहलाएगा, इसकी प्रवणता।
दैट इज 1/ms। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, 1/ms के बराबर होती है। और आप आगे बढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ऊष्माधारिता, इसको बोलते हैं ऊष्माधारिता। क्या होता है ऊष्माधारिता भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अगर कहीं पर ग्राफ दिया हो और आपको पूछ ले जाए कि Δ2/Q का जो ढलान है, जो प्रवणता है, वो किसके बराबर होती है, वो ऊष्माधारिता के उल्टे के बराबर होती है। अभी ऊष्माधारिता क्या होती है इस पे हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होती है ये। बस आप तो सीधे सीधे रख लेंगे M/S को ऊष्माधारिता कहते हैं अभी तो, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कभी कभी हम जो ऊष्मा की कैलकुलेशन करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है उसमें इस विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। मान लो आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है कि विशिष्ट ऊष्मा S जो है ये आपको दे दी AT², मान लीजिएगा ये दे दी AT³, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा ताप का फंक्शन है, विशिष्ट ऊष्मा ताप का फलन दे दी, यानी कि परिवर्तनशील विशिष्ट ऊष्मा दे दी। अगर परिवर्तनशील विशिष्ट ऊष्मा दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि टेम्परेचर T1 1 केल्विन से टेम्परेचर T2 2 केल्विन कर दिया और द्रव्यमान ले लीजिएगा, मान लीजिएगा 1 kg या 1 यूनिट, कोई भी एक इकाई का द्रव्यमान लिया कोई, इसने बोला है कि इतना करने में आवश्यक ऊष्मा बताइए, आवश्यक ऊष्मा ज्ञात करो। सवाल समझ में आया कि किसी वस्तु का जिसका द्रव्यमान 1 यूनिट है, उसका ताप 1 केल्विन से 2 केल्विन करने पर कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा AT³ है, T टेम्परेचर का ही फलन है। अगर ये कांस्टेंट दी होती है, एक नियत वैल्यू दी होती, तब तो क्या करते हम, अगर इफ S इज कांस्टेंट, नियत है कांस्टेंट हो, तब तो Q बराबर क्या लिखते हैं, ms ΔT। लेकिन इफ यदि S परिवर्तनशील हो, वेरिएबल बोलते हैं इसको, अगर ये वेरिएबल है तो फिर कौन सी विशिष्ट ऊष्मा रखें जब ये बदली रही हर समय, तो इस समय हमारे लिए दिक्कत आएगी। भाई 1 केल्विन पे कुछ और आंसर आएगा विशिष्ट ऊष्मा का, 2 केल्विन पे कुछ और आएगा, और इसके बीच में टेम्परेचर भी बदलता जा रहा है 1 से 2 के बीच में, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग विशिष्ट ऊष्मा आएगी। तो इसका मतलब अगर ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आएगी तो कौन सी रखें, तो उसका तरीका होता है फिर कि आप छोटे से टेम्परेचर के साथ इसको कांस्टेंट मान लो। यानी कि मान लो कि छोटे से टेम्परेचर में, छोटे से चेंज में थोड़ी सी ऊष्मा दी dQ, जिसको हम लिख देंगे msdt। दिस इज स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल बहुत कम परिवर्तन। इतने कम परिवर्तन में S को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अब ऐसे निकाल सकते हैं, अब ये थोड़ी सी हीट आएगी लेकिन और चेंज होगा तो ताप, तो फिर विशिष्ट ऊष्मा बदल जाएगी, तो फिर उसकी ऊष्मा बदल जाएगी। तो हर थोड़े थोड़े से ताप में परिवर्तन करके सारी विशिष्ट ऊष्मा निकाल लेंगे और सारी की सारी ऊष्मा निकाल लेंगे और सारी ऊष्मा को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं, साफ बोलते हैं। लेकिन जब वेरिएबल चीज़ों को डील करना होगा, जब कोई परिवर्तनशील चीज़ों को जोड़ना होता है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इतने छोटे टुकड़ों को कर करके जोड़ दिया जाता है। तो थोड़े से टेम्परेचर चेंज के साथ निकाला तो ये टोटल आ जाएगी हीट Q, m की वैल्यू 1, S की वैल्यू है AT³ और dt, और यूनिट है 1 से 2। जैसे मैंने पहले बताया था कि ताप में चूंकि
जब चेंज आता है इसमें तो चेंज में केल्विन लिख लो, डिग्री सेल्सियस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए टी की पावर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन डी एक्स का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जो भी लिमिट होती है उस लिमिट को रख देते हैं। यहाँ पर मान लो लिमिट ए से बी है तो ए से बी लिमिट रख दी जाती है। यहाँ पर ये आपके पास ए तो कांस्टेंट है और टी की लिमिट क्या हो जाएगी 4/4, 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो लिमिट है 1 से 2। तो आंसर आएगा a/4 और यहाँ पर रख देंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, दैट इज 15a/4, यानी कि कुल इतनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो याद ये रखना है कि जब भी ऊष्मा में S परिवर्तनशील हो, ताप का फलन हो, तो उस केस में Q बराबर इंटीग्रेशन ms dt ये लगा देते हैं, बस जितना याद रखना है। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन का तरीका बढ़ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की बढ़ जाएगी, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए कि अगर परिवर्तनशील है तो। लेकिन 99% केसेस में आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ही दी रहती है। अगर दे दे तो ऐसा करना है, अगर दे दे तो ऐसा करना है, जो कि बहुत ही रेयर केस में आपके सामने आएगा वेरिएबल केस का। लेकिन तो कांस्टेंट दी रहती है 1, 2, 0.5 जो भी देगा, 0.1, 0.3, किसी भी मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा जनरली कांस्टेंट रहती है। लेकिन समय के साथ, टेम्परेचर के साथ साथ अगर बदलने वाला फंक्शन दे दे तो सकता है ना वो बदलने के साथ, ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दे क्वेश्चन को। तो फिर उस समय आपको बस ये सांप लगा देना, इस पर इंटीग्रेशन कर देना, जोड़ देना है उसको, थोड़े से टेम्परेचर चेंज के साथ जोड़ के चले जाना। कैलकुलस आप ऑलरेडी बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आइडिया कैलकुलस का है, इसीलिए हम उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा अब और प्रॉब्लम देखते हैं इसी कैलकुलेशन की बेस पर ही। ये आगे होगा मेरे ख्याल से। चलो जी, क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, एक बुलेट है, लेड की बुलेट है, शीशे की बुलेट, गोली, शीशे की गोली है, लेड, पीबी, लेड होता है ना, शीशे की गोली है। पहले क्वेश्चन समझे क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये गोली पिघल जाती है जब यह किसी दीवार से टकराकर रुक जाती है। कोई गोली आई, ऐसे गोली आई, चाक इसमें लगी, रुक गई। तो ये बोला कि दीवार ने 25% ऊष्मा एब्जॉर्ब कर ली। इसकी जो ऊर्जा है, क्योंकि चल रही गोली चल रही, तो गोली चलेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जब यहां रुक गई तो कहां गई? तो क्या हुआ कि उसने बोला कि उसकी ऊर्जा का 25% हिस्सा दीवार ने अवशोषित कर लिया। दीवार ने ऊष्मा का 25% अवशोषित कर लिया है, अवशोषित किया। तो गोली की न्यूनतम चाल ज्ञात करो यदि इसका प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेल्सियस है और गलनांक दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस। गलनांक कितना है और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है शीशे की स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसकी लेटेंट हीट जो है शीशे की लेटेंट हीट है 6 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हाँ जी,
लेटेंट हीट जो होगी इतनी आ गई इसके गलने की। और ये बोला है कि गोली का द्रव्यमान m ग्राम है, गोली का द्रव्यमान m ग्राम है। तो कितनी वेग से गोली आ रही है, अब सवाल को समझेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऊष्मा से रिलेटेड बढ़िया सवाल। तो क्या हुआ, एक गोली आई, इसमें टकराई, गोली के पास वेग है मतलब उसके पास गतिज ऊर्जा है, उसकी जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा यहाँ पर टकराएगी, तो उसकी टकराने से यहाँ पर आवाज़ भी होगी, हो सकता है कुछ लाइट भी डेवलप हो, चिंगारी उठे, आग भी निकले, और उसको गर्म भी कर सकती है, यानी कि उसकी ऊर्जा कई जगह खर्च हो सकती है, आवाज़ में, साउंड में गई इसकी, और लाइट में जा सकती है, और हीट एनर्जी में जा सकती है। तो उसने बोला कि उसकी ऊर्जा जितनी भी थी उसका 25% क्या हुआ, अवशोषित कर लिया, किसने, ऊष्मा का 25% अवशोषित कर लिया किसने, दीवार ने। तो उसका मतलब 75% ऊर्जा कहाँ चली गई, गोली को पिघलाने में चली गई। 25% किसने खा ली, दीवार ने खा ली ऊर्जा जितनी भी थी उसकी। तो 75% ऊर्जा कहाँ गई, उस गोली को पिघलाने में खर्च होगी, उसका ताप बढ़ाने में खर्च हो गई। जब उसको रोक दिया तो वो ऊर्जा को कहीं तो कहीं यूज करेगा, तो कहीं यूज करने में 25% तो दीवार खा गई, 25% दीवार खा गई, तो 75% ऊर्जा किसको मिल गई, गोली ने। अब उस गोली को रोक दिया तो गोली में 75% ऊर्जा से वो पिघल गई, उसके ताप से पिघल गई। उसका ताप 27 से 327 तक हो गया होगा, तभी तो पिघलेगी वो। और 327 के होने के बाद भी वो पहले 327 तक टेम्परेचर बढ़ा होगा, फिर वो गल गई होगी। तो रियलिटी में हुआ क्या होगा, तो जो गोली है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है, पहले 27 डिग्री सेल्सियस पर है m ग्राम। तो जब हमने इसको ऊष्मा दी तो 327 डिग्री सेल्सियस पर पहुंची। अच्छा, यहाँ पर किस स्टेट में है वो, ठोस में, और यहाँ पर भी किस स्टेट में है वो, ठोस में, ठीक। तो एकदम 327 जब होगा उसका ताप, तो एकदम तो पिघलेगी नहीं, तो 327 के बाद भी उसको ऊष्मा मिलती रहेगी, तभी जाकर के पिघलेगी। तो 327 से 327 पर ही रहेगी, तो क्या पिघल जाएगी, यस, ये पिघल जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिघलेगी मतलब यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गई, आपकी लिक्विड स्टेट में आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी ताप नहीं बदला, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। अच्छा, अवस्था बदल गई तो यहाँ पर कौन से फॉर्मूले से ऊष्मा लेगा जी, यहाँ पर तो लेगा ये Q बराबर ms डेल्टा T से, और यहाँ पर क्या लेगा, Q बराबर ml से, इसे Q2 मान लूँ, इसे Q1। तो जितनी भी ऊष्मा है इसको मिली, गोली को, वो कितनी मिली, जितनी भी इसके पास ऊर्जा थी, हाफ mv², गतिज ऊर्जा थी ना इसके पास, तो गतिज ऊर्जा से चल रहा था वो गोली, तो जब तो वेग आएगा तो उस गतिज ऊर्जा का 75% ही इस ऊष्मा के बराबर होना चाहिए। तो गोली के पास जो ऊर्जा थी वो 1/2 mv² थी गतिज ऊर्जा, उसका 75% ही किसके बराबर होगा, Q1 बराबर Q2 के, क्योंकि वही इसमें बदल जाएगा, वही इसको पिघालने में यूज हो रही। अच्छा जी, अब कुल ऊष्मा गोली की, गोली को मिली कुल ऊष्मा, गोली को मिली कुल ऊष्मा कितनी, 75% ऑफ हाफ mv², ये v निकालना। अच्छा जी, और कितनी के बराबर होगी ये, क्या ये Q2 प्लस Q3 के बराबर होगी, यस। तो ये 75 का मतलब हुआ 75/100 इंटू 1/2 mv²। अगर बिल्कुल उसको पिघला देता है बस, तो ये उसकी एनर्जी इसके बराबर होगी, और पिघलाने के लिए कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है ऊर्जा, अगर ज़्यादा मिल गई तो फिर तो पिघल जाएगी। तो कम से कम बराबर होना जरूरी है, कम से कम इसके बराबर होगी तभी पिघला पाएगा पूरी तरह, और पूरी तरह पिघला पाएगा तभी तो उसका मतलब ये वेग कम से कम इतना होना चाहिए, तो कम से कम वेग निकल जाएगा। अच्छा जी, अब 25 या 75, 25 चौका 100। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब गोली दीवार से टकराती है तो गोली दीवार से टकराने पर 25% ऊर्जा दीवार खा जाती है, उसमें से 75% ऊर्जा कहाँ गई, 75% ऊर्जा गोली को पिघलाने में यूज हो गई। तो गोली को पिघलाने में यूज हो गई तो पहले तो गोली का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा होगा, फिर वो ठोस अवस्था में रही होगी, लेकिन ठोस अवस्था में रहते रहते 327 से 327 की गोली में पिघल गई होगी। इसका मतलब यहाँ पर उसने इसके हिसाब से ऊष्मा ले ली, और कुल उसने ऊष्मा ली
Q1 प्लस Q2 ms डेल्टा T से और ml से। तो यहाँ पर 15 m कैलोरी और 15 m कैलोरी को जूल में बदल दिया, 4.2 से मल्टीप्लाई करके इतनी ऊष्मा गोली ने ले ली। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। लेकिन गोली को ऊष्मा मिली कहां से? गोली को ऊष्मा मिली, उसके पास जो गतिज ऊर्जा थी उसकी 75% ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई। तो 75% ऊर्जा जब ऊष्मा में कन्वर्ट हो गई तो हाफ mv²। अब देखो m ग्राम में दिया हुआ था, तो ग्राम में था तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए यहाँ पे ये कर दिया, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 75% से मल्टीप्लाई कर दी तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8 mv² इंटू 10 की पावर -3 और 15 m इंटू 4.2। m से m कट जाएगा और v² बराबर 15 इंटू 4.2 इंटू 8/3 इंटू 10 की पावर -3। इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका यहाँ पर वर्गमूल ले लेंगे इधर आकर के। तो v की वैल्यू लगभग इसे सॉल्व कर लेने के बाद जो आएगी वो आएगी लगभग 410 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो चाल होगी वो इतने के बराबर आनी चाहिए, कम से कम इतनी, क्योंकि इससे ज़्यादा की होगी तो पिघल तो जाएगी 100%। तो बिल्कुल पिघलने के लिए इतनी चाल तो होनी ही चाहिए, इससे कम होगी तो पूरी तरह नहीं पिघल पाएगी, इससे ज़्यादा होगी तो पूरी तरह पिघल जाएगी, लेकिन जस्ट इतनी होगी तो जस्ट मेल्ट होगी, बिल्कुल मेल्ट होने की कंडीशन पर पहुंच जाएगी वो। ओके, तो यानी कि अगर गोली को 410 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया जाएगा तो उस दीवार में से 75% एनर्जी को वो उसकी उस दीवार से टकराने के बाद पश्चात 75% ऊर्जा से उस गोली को पिघला देगा जो कि ऊष्मा में बदल रही थी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 410 मीटर पर सेकंड ये। ओके, हाँ जी। अब हम देखते हैं ऊष्मामिति का सिद्धांत। ऊष्मामिति का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या फिर ऊष्मामिति का सिद्धांत। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कुछ भी मिक्सचर बनाते हैं, कोई मिश्रण बनाते हैं, कुछ केमिकल्स को या कुछ भी लिक्विड को, द्रव पदार्थों को मिलाते हैं, तो उसमें ताप में कोई भी एनवायरनमेंट में ऊष्मा का कोई लॉस ना हो, तो एक बर्तन होता है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, ऊष्मा मापी होता है, जिसमें कि सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हीट का लॉस नहीं होता, तो उसमें प्रिंसिपल, उसमें हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, कोई भी इसका ऊष्मा को देने लेने का एक्सपेरिमेंट हम उसमें करते हैं। अब होता क्या है कि ऊष्मामिति का प्रिंसिपल क्या है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर पर हो और दूसरी चीज़ कम टेम्परेचर पर हो, जब उनको मिलाते हैं तो उनको मिलाने पर क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर वाली, ज़्यादा ताप वाली वस्तु से ऊष्मा कम ताप वाली वस्तु की तरफ चली जाएगी, तो एक ऊष्मा देगी और एक ऊष्मा लेगी। तो अगर कहीं कोई लॉस ना हो, कहीं कोई लॉस ना हो, एनवायरनमेंट में, वातावरण में, किसी बर्तन में कोई लॉस ना हो, तो उस समय दी गई ऊष्मा बराबर होती है ली गई ऊष्मा के, और दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा को कहते हैं ऊष्मामिति का सिद्धांत। इसके लिए हम एक स्पेशल बर्तन जिसे हम कैलोरीमीटर या ऊष्मा मापी बोल सकते हैं उसको यूज करते हैं, ताकि कहीं पर ऊष्मा का कोई लॉस ना हो। तो सीधा सा फंडा क्या है कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल का, क्या है कि उच्च
ताप की वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर निम्न ताप की वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या ऊष्मामिति का सिद्धांत, जिसमें यह माना गया है कि ऊष्मा का कोई भी ह्रास, कोई भी नुकसान वातावरण में नहीं हो रहा है। अब भाई अब कोई चीज़ भर के रखेंगे, गर्म करेंगे तो उसमें वातावरण में तो जाएंगे ना, उसमें से हीट निकल करके, जिसे हम बोलते हैं विकिरण मेथड से निकलती है। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि अभी उसमें ऊष्मा नहीं जा रही, इसलिए हम स्पेशली बर्तन यूज करते हैं कैलोरीमीटर। तो इस सिद्धांत को अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, इसकी हेल्प से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान ये रखेंगे कि इसका मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ को एक ऊष्मा देगा तो एक ऊष्मा लेगा। तो दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा का ही खेल है सारा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को, इस सिद्धांत को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिएगा आपके पास एक बर्तन है, कैलोरीमीटर समझ लो, ऐसे बर्तन है जिनमें हीट का कोई लॉस नहीं होता। तो हीट का कोई लॉस नहीं मानते हुए 10 ग्राम पानी है इसमें, 40 ग्राम पानी इसमें है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है। कई बार करना पड़ता है ना सर्दियों में आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने बाथरूम में जा करके साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंटिस्ट बन जाते हो कि नहीं। अरे साइंटिस्ट बनने का मतलब कि आप पानी लेते हो बाल्टी में, गर्म कर लेते हो, कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है, थोड़ा ठंडा पानी मिलाते हो, ठंडा पानी मिलाते हो, ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ा गर्म मिलाते हो। तो आप उसको तब तक करते हो जब तक आपके हिसाब से टेम्परेचर ना आ जाए, जितना आप चाहते हो उतना ना आ जाए। तो वही काम है कि मान लीजिएगा आपके पास 10 ग्राम है, 40 ग्राम है, आपने इसको इसमें मिला दिया, इसमें मिक्स कर दिया, तो मिश्रण का ताप बताना है। मिलाने पर मिश्रण का ताप ज्ञात करो। मिश्रण का ताप, जब इसको इसमें मिला देंगे तो 40 ग्राम वाला पानी इसमें मिल जाएगा, 20 ग्राम वाला पानी और 40 ग्राम वाला 10 ग्राम वाला पर 40 वाला मिल करके इसका ताप तो बढ़ेगा, इसका ताप घटेगा, यानी कि ये ऊष्मा देगा, ये ऊष्मा लेगा। लेकिन जितनी इसने दी उतनी तो उसने ली, सीधा सा हिसाब है, जितनी इसने ऊष्मा दी उतनी तो ले पाएगा ये। तो जितनी ऊष्मा ली तो उसका ताप तो बढ़ेगा, ऐसा घटेगा। तो कहीं ना कहीं एक ताप न तो 50 रहेगा, 50 से तो कम रह जाएगा ताप, और 20 से ज़्यादा रह जाएगा। तो मान लिया, माना, सॉल्यूशन करते हैं, माना मिश्रण का ताप T डिग्री सेल्सियस है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि ये मिश्रण का ताप कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे और इसके ऊपर ही इसके कैलकुलेशन के क्वेश्चन बनते हैं। अब ऊष्मा देगा कौन? ऊष्मा देगा कौन? 40 ग्राम वाला, 50 डिग्री सेल्सियस वाला। लेगा कौन? 20 डिग्री सेल्सियस वाला। तो एक के द्वारा ली गई ऊष्मा निकाल लो, एक के द्वारा दी गई। तो 50 डिग्री सेल्सियस द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी ऊष्मा देगा जी? मान लीजिएगा Q, मान लीजिएगा Q1 कितनी ऊष्मा देगा? क्या इसका ताप बदलेगा 50 से? ताप बदलेगा तो ms डेल्टा T से देगा या ml से देगा? ताप बदलेगा तो ms डेल्टा T से देगा या ml से देगा? ताप बदला इसका मतलब ms डेल्टा T से देगा। अगर ms डेल्टा T से देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका द्रव्यमान कितना ले लेंगे? 40। स्पेसिफिक हीट वाटर की हमें पता होती है 1, डेल्टा T टेम्परेचर 50 था, कितना रह गया होगा? कितना रह गया होगा? जब मिलाएंगे 50 भी नहीं रहेगा ना 20 रहेगा, बीच में कोई आ जाएगा, हमने T माना, तो 50 से T तक घट गया। तो ज़्यादा कौन हुआ? 50। कम कौन हुआ? T। तो 50 माइनस T कर दो, ताप में तो अंतर यही आया होगा। तो इतनी ऊष्मा इसने दी। अब 20 डिग्री सेल्सियस द्वारा ली गई ऊष्मा, इसे मान लो Q2 मान लो,
इसका द्रव्यमान, अच्छा इसका भी ताप क्या होगा, 20 से बढ़ गया होगा, 20 से ताप बढ़ा तो कौन से फॉर्मूले से मली, ms डेल्टा टी से, यस ms डेल्टा टी से। तो ms डेल्टा टी का मतलब हुआ m कितना 20 ग्राम, s की वैल्यू 1 और डेल्टा टी कितना, इसका ताप 20 था, अब ताप बढ़ गया तो कितना ताप अंतर आ गया, क्या ज़्यादा ताप में से कम घटाएंगे, ज़्यादा टी होगा कि 20 टी, तो टी माइनस 20 कर देंगे, टी माइनस 20 कर देंगे। और इस सिद्धांत के हिसाब से Q दी गई बराबर Q ली गई, जितनी दी उतनी ली, कहीं कोई लॉस नहीं है जब तक बोला ना जाए। तो Q दी गई बराबर कितनी, यस 40 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी बराबर 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20। बहुत ही सिंपल, 20 दूनी 40, तो आया 100 माइनस 2t बराबर t माइनस 20 ये, और कितना आया 3t बराबर 80, कितना आया, अरे 3t, हाँ जी, और 3t माइनस 120 इधर आके जुड़ेगा ना, तो t बराबर 40 डिग्री। इसका मतलब ना तो 50 रहेगा ताप, ना 20, कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो मिश्रण का ताप हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर, लॉ ऑफ मिक्सचर या फिर मिश्रण का नियम। मिश्रण करने का नियम यही है। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चीज और समझाता हूं इसी में, अब बहुत ध्यान से देखो, मिश्रण के नियम में बहुत ध्यान से देखो कि अगर इसी इक्वेशन को, ये जो दी हुई है, देखो इसने उष्मा दी, इसमें से उष्मा निकली और इसने उष्मा ली, तो जो उष्मा ली इसका ताप बढ़ा, यानी कि ली गई उष्मा इसके द्वारा इसने एब्जॉर्ब की उष्मा, एब्जॉर्ब की गई उष्मा जो होती है अवशोषित की गई उष्मा पॉजिटिव, और रिलीज की गई दी गई उष्मा नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल कुल उष्मा कितनी होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उतनी दोनों बराबर, तो जीरो आ जाएगा कुल सम। तो कुल सम को, कुल योग को जीरो कहने का मतलब है कि, देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो वो इक्वेशन थी आपकी 40 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी बराबर 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20। क्या मैं इसमें से टी माइनस 50 भी लिख सकता हूँ, उसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 इंटू 1 इंटू टी माइनस 50। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या उधर आके प्लस का कर देंगे, यस, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 तो है ही, जो जाकर जुड़ जाएगा, तो 40 इंटू 1 इंटू टी माइनस 50 बराबर 0। कहने का मतलब यह है कि कुल होती है उनका सबका योग 0 होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप क्या करो, एक टेम्परेचर मान लो फिक्स बीच में T मान लिया, तो T में से माइनस करते जाओ, बस T में से माइनस करते जाओ, सबको जोड़ दो इक्वल टू 0 कर दो, T में से माइनस करते जाओ, सबको जोड़ दो इक्वल टू 0 कर दो। अब इस पर और एप्लीकेशन देखेंगे मिश्रण के नियम पर, लेकिन फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो तरीका है करने का वो सबसे बेस्ट यही है कि ली गई बराबर दी गई उष्मा। और ध्यान रखेंगे कि जब ये इसमें उष्मा दी जाती है, किसी चीज़ में जोड़ी जाती है, वो शोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है उष्मा को, यानी कि वो उष्मा कैसी होगी, पॉजिटिव, और किसी इसमें से निकल गई उष्मा वो होगी नेगेटिव। और अगर उतनी ही निकल रही, उतनी ही पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, तो दोनों का योग क्या होगा, 0। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई दी गई उष्मा और ली गई उष्मा का दोनों का योग 0 होता है। तो चाहे 3 मिक्सचर हो, 4 हो, 5 हो, तो आप तो सबको मिलाओ, टेम्परेचर T मान लो, और सभी में T माइनस करते जाओ, देखो T माइनस आ रहा, और अपना आप उसको बराबर 0 कर दो, सारी उष्माओं का योग, तो हम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी और प्रॉब्लम देखेंगे, इसको अप्लाई करने को और कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत सारी डिस्कशन रहेगा इस पर, तो तब और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन पहले आपको बस इस बेसिक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि भाई इस तरीके से उष्मा का सिद्धांत को लगाया जाता है। ओके, चलो जी, इसी सिद्धांत पर और प्रॉब्लम करते हैं।
प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। चलो जी, और उसमें आप मान लो आपके पास एक कंटेनर दिया हुआ, क्या दिया हुआ? एक कंटेनर, या एक तरह से कैलोरीमीटरी दे दिया आयरन का, ऐसा समझ लो। तो इसमें एक 0.4 kg 20 डिग्री सेल्सियस का पानी भरा हुआ है। इसमें आयरन की, लोहे की, Fe बोल दो, लोहे की 0.2 kg, इतने किलोग्राम की 100 डिग्री सेल्सियस की एक गोली डाल दी। कोई लोहे का एक ब्लॉक है, वो उसमें डाल दिया। अच्छा, ये एल्यूमिनियम का है। ये एल्यूमिनियम का जो बर्तन है ये 0.5 kg का है, ये 0.5 kg का है। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा आयरन की और एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है। अभी जो डाटा दिया हुआ है पहले सारा लिख लेते हैं। ये दे रखी है आपको 90 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और ये दे रखी है आपको 470 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, अब सवाल क्या है, सुने ध्यान से। सवाल ये है कि भाई एक बर्तन था, इस बर्तन में 0.4 किलोग्राम पानी था 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो जाहिर सी बात है इस बर्तन का ताप भी 20 ही होगा जिसमें रखा हुआ। इसका द्रव्यमान भी दे रखा है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी दे रखी है। इसमें एक 100 डिग्री सेल्सियस का तपता हुआ लोहे का गोला इसमें डाल दिया, लोहे का ब्लॉक डाल दिया, लोहे का टुकड़ा डाल दिया। तो जाहिर सी बात है ये लोहे का टुकड़ा इसमें डाल देंगे 20 डिग्री वाले में, तो इसमें से ऊष्मा लेने शुरू करेगा ही, उसमें से ये ऊष्मा लेनी शुरू कर देगा। जब ये ऊष्मा लेनी शुरू करेगा तो इसका ताप बढ़ेगा, उसका ताप घटेगा। तो सवाल क्या है कि मिश्रण का ताप ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? तो मिश्रण का ताप ज्ञात करो। जी, मिश्रण का ताप ज्ञात करना बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये देखो, ऊष्मा को लेगा कौन, देगा कौन? क्या ऊष्मा को देने का काम लोहे की ब्लॉक करेगा? यस। ले कौन रहा? पानी भी और बर्तन भी, क्योंकि जो बर्तन का ताप, जो पानी का ताप होगा वही बर्तन का ताप भी होगा। तो इसकी भी विशिष्ट ऊष्मा है, इसका भी द्रव्यमान है, इस पर भी ताप बदलेगा, वही बदलेगा जो पानी का है। ठीक है, तो ms डेल्टा टी के हिसाब से ही लेगा ये भी। तो लेने वाले दो हैं, इस बार देने वाला एक है। तो कुल लेने वाली ऊष्मा निकाल लो, कुल देने वाली ऊष्मा निकाल लो, तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई रख दो और आप उसका निकाल सकते हैं। तो ये आप मान लेंगे सॉल्यूशन करते टाइम, सॉल्यूशन में आप मान लेंगे, माना मिश्रण का ताप T है। इसमें ध्यान रखने वाली बात, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूनिट का विशेष ध्यान इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम में और जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में विशिष्ट ऊष्मा दे रखी, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। चलो जी, कुल दी गई ऊष्मा कौन देगा? Fe के द्वारा। Fe कौन है? आयरन, लोहा। तो कितनी ऊष्मा देगा ये? क्या इसका ताप शुरू में 100 है, ऊष्मा देकर के इसका ताप 100 से कम हो जाएगा, ताप बदला, तो कौन से फॉर्मूले से देगा ऊष्मा? ms डेल्टा टी से। चलो जी, ms डेल्टा टी लगा दिया, ms डेल्टा टी से लगा दिया। m कितना? इसका दिया हुआ है 0.2 kg। तो बेटे किलोग्राम में दे रखा है ये, तो स्पेसिफिक हीट भी आपको ऐसे सिस्टम में दे रखी। चलो जी, ये भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज रख लेंगे। 470 इंटू डेल्टा टी कितना है भाई? 100 माइनस टी। तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी? जूल। इसकी यूनिट क्या आएगी? जूल।
क्योंकि सब कुछ आपका SI सिस्टम के हिसाब से लिखा गया। और ली गई ऊष्मा, कुल ली गई ऊष्मा, लेगा कितनी ऊष्मा भाई? ये कौन कौन लेगा? पानी लेगा, पानी लेगा प्लस जो है बर्तन भी लेगा, दोनों लेंगे। पानी कितनी ऊष्मा लेगा जी? अच्छा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा नहीं दी होगी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपको याद भी रख ली, लेकिन क्वेश्चन में दी रहती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हम ये गलती कर जाते हैं कई बार, क्योंकि हम रट लेते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा पानी की 1 होती है, लेकिन चूंकि यहाँ सभी SI सिस्टम में है, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में, तो उसको भी लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था कैलोरी को 4.2 लिख लेंगे, इसको 10⁻³ लिख लेंगे, और वो बन जाता है 4200 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। ये याद होनी चाहिए। चलो जी, विशिष्ट ऊष्मा इसकी पता है। द्रव्यमान कितना है इसका? 0.4, इसकी विशिष्ट ऊष्मा 4200। डेल्टा T कितना हो जाएगा? क्या इसका तापमान 20 डिग्री से बढ़कर के T तक बढ़ेगा? यस, T तक बढ़ेगा। तो T तक बढ़ेगा तो T-20 ताप अंतर हो गया, तो T-20। चलो जी, प्लस अब बर्तन का द्रव्यमान 0.5, विशिष्ट ऊष्मा ये, और ताप इसका भी यही बढ़ेगा, T-20। चलो जी, 0.5 इंटू और 90 इंटू T-20, इतनी ऊष्मा इन्होंने ली और इसने दी। तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा कर दो, तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा कर दो। चलो जी, करते हैं। Q ली गई बराबर Q दी गई, कोई भी कर दो। ऊष्मामिति का सिद्धांत। क्या है? कुल दी गई बराबर कुल ली गई ऊष्मा। तो दी गई कितनी? कैलकुलेशन थोड़ी संभाल सकते हैं, बस डेटा समझे, डेटा से आपको तरीका समझना है कि आपके पास 100 - T बराबर 0.4 इंटू 4200 T-20 प्लस 0.5 इंटू 90 इंटू T-20। इस इक्वेशन में T अननोन है, इस T को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। T की वैल्यू सोल्व करने पर आ जाएगी लगभग 24.134 डिग्री सेल्सियस। सोल्व कर लेंगे आप सब लोग इसको, क्योंकि इक्वेशन बन चुकी है। इंपॉर्टेंट है आप इस इक्वेशन को सही से बना पाओ। अगर आप इस इक्वेशन को सही से बना पा रहे हो कि कौन कितनी ऊष्मा ले रहा है, कितना ताप अंतर है, तो बस ताप की वैल्यू निकल जाएगी। या कुछ भी अज्ञात हो सकता है ताप, मिश्रण का ताप दे दे, द्रव्यमान पूछ ले, विशिष्ट ऊष्मा पूछ ले किसी की, या कुछ भी अज्ञात हो सकता है कि नहीं। यानी कि आपको एक समीकरण मिल गई ना, एक समीकरण बनाने का तरीका मिल गया, मतलब एक अज्ञात राशि ज्ञात करने का एक मेथड मिल गया आपको। इसलिए सिद्धांत आपके लिए बड़ा काम का है। भले सिर्फ दी गई बराबर ली गई ऊष्मा हो, लेकिन समीकरणें बड़ी बड़ी बन जाती है, बट हाँ एक अज्ञात राशि होगी तो वो निकल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था ध्यान रखने वाला कि आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा जी, अब मिक्सचर आपके इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। मान लो दस डिग्री सेल्सियस का 10 ग्राम पानी
इसमें है 80 डिग्री सेल्सियस का 20 ग्राम पानी, और इसमें है 30 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम पानी। तो इसको इसमें आकर के मिला दिया, तो 3 मिक्सचर हो गए, तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला करके एक मिश्रण बना। तो सवाल आप समझ गए होंगे क्या सवाल होगा। तो क्वेश्चन होगा मिश्रण का ताप ज्ञात करो। हालांकि 3 की ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनको मिला दिया तो मिश्रण का एक ताप तो आएगा। अब मान लिया कि मिश्रण का ताप, माना मिश्रण का ताप T है। तो अब क्या करें, अब लो ऑफ मिक्सचर बड़ा काम का है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बताया था पहले भी कि मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पर ये M1 है, इसका टेम्परेचर आपके पास T1 है, इधर आपका M2 टेम्परेचर T2, M3 टेम्परेचर T3, इनको उठाया यहाँ मिला दिया, 3 4 5 कितने भी हो, तो आपको तो मान लेना T टेम्परेचर है। तो आपको क्या लिखना है, M1 S1, इसकी स्पेसिफिक हीट S1 S2 S3, 3 लिक्विड हो गए कोई भी, लेकिन यहाँ तो पानी ले रखे हैं, सभी क्या है, वाटर है, पानी है। तो पानी है तो सबकी स्पेसिफिक हीट तो आपको पता है 1 होगी, क्योंकि सब मैं ग्राम में ले रखा हूँ, और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, M1 S1 T माइनस T1 प्लस M2 S2 T माइनस T2 प्लस M3 S3 T माइनस T3 इक्वल टू 0। सारी ऊष्माओं में कॉमन टेम्परेचर जो आएगा उस टेम्परेचर में से माइनस करते चले जाओ। अब कौन ले रहा कौन दे रहा अपना आप पता चला जाएगा, सबका योग मिला करके 0। इसी को बोलते हैं मिश्रण का नियम, मिश्रण का नियम। तो ये आपका जब 2 से ज़्यादा चीज़ें मिला रहे हो तो जब ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो यही लगा दो, यहाँ पर भी सिंपल है। देखो M1 कितना 10 ग्राम, S कितना 1, टेम्परेचर मान लो T माइनस कितना 10, ये प्लस। अब किसने दी किसने ली ये अपना आप आ जाएगा, चूंकि ताप के हिसाब से पता लगेगा। यहाँ पर 20, S की वैल्यू 1, डेल्टा T कितना T माइनस 80 लिखो, प्लस M की वैल्यू 50, 1 T माइनस 30। तो चाहे कितने भी मिला दो, 50 मिला लो, सबके लिए करते चले जाएंगे, इक्वल टू 0 कर दो, अज्ञात राशि मिल जाएगी। अरे अभी तो जैसे हमने 2 के लिए किया था, एक इधर था एक इधर था, उसे इधर ला करके जोड़ लो, उधर ला करके जुड़ जाएगा तो भी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप बनेगा कितना, पूरी इक्वेशन में से 10 से डिवाइड कर लो तो बचेगा T माइनस 10 प्लस 2T माइनस 160 प्लस 5T माइनस 150 इक्वल टू 0। तो 5T 2T 7 और 8T बराबर 150 160 310 320। तो 8 4 जा दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो कॉमन टेम्परेचर आया 40। तो साफ साफ पता लग रहा है कि भाई इसने भी ली होगी इसने भी ली होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ गया, इसने दी होगी। लेकिन इस कैलकुलेशन का सारा हिसाब अपनाती है, इक्वेशन लगा लेती है, कौन दे रहा कौन ले रहा, अगर आप लॉ ऑफ मिक्सचर के हिसाब से करोगे। ठीक है, चलो जी, इसका ताप भी आ गया मिक्सचर का, कोई दिक्कत इसमें। बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि ये आपका बिल्कुल वैसे ही, हमने 2 के लिए अप्लाई करना है तो 2 आ जाएंगे उसमें, 3 के लिए अप्लाई करना 3 आ जाएंगे, 4 के लिए अप्लाई करना 4 आ जाएंगे। क्लियर? ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, 3 अलग अलग द्रव A, B और C, 3 अलग अलग द्रव है A, B, C, है ना। इसका टेम्परेचर A का 20 है, B का टेम्परेचर 50 है और C का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। 3 अलग अलग द्रव हैं,
उनके टेम्परेचर दे रखे क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। ये बोला कि यदि ए व बी को बी की समान मात्रा, ध्यान से सुने, समान मात्रा मिलाई जाए तो मिश्रण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि बी व सी की समान मात्रा मिलाए जाए तो मिश्रण का ताप 80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सवाल में पूछा है कि यदि ए व सी की समान मात्रा मिलाए जाए तो मिश्रण का ताप कितना होगा, माना T होगा, तो हमें ये T निकालना, मिश्रण का ताप कितना होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार इलेबोरेट करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपके पास A और B, ये A है, ये B है, कितने पर है ये 20 पर, B कितने पर है 50 पर। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाया, जैसे इनको मिलाया तो मिक्सचर बना, मिक्सचर का ताप 30 हो गया, A प्लस बी को मिलाया, मिक्सचर का ताप कितना हो गया ये, और दोनों की द्रव्यमान समान है। मान लो इसका M है तो इसका भी M होगा, समान मात्रा में, इसका M है तो इसका भी M होगा। फिर ये कह रहा है कि भाई हमने B लिया और C लिया समान मात्रा में, इसका भी M, इसका भी, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर B प्लस C मिलाया तो उसका ताप ये आ गया, ये कितने पर था 50 पर, ये 90 पर था, तो इनका मिक्सर ताप ये आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर हमने A को लिया, इसका भी द्रव्यमान M लिया, इस C का भी द्रव्यमान M लिया, इन दोनों को मिला दिया, ये 20 पर था, 90 पर था, इन दोनों को मिलाने पर यहाँ पर भी द्रव्यमान A प्लस C कर दिया, दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो इसका ताप मिक्सचर का कितना होगा। क्या मेरे सवाल आपको समझ में आया? जब हमने A और B को मिलाया समान मात्रा में तो मिक्सचर का ताप 30, B और C को मिलाया तो मिक्सचर का ताप 80, और A और C को मिलाया तो मिक्सचर का ताप कितना है, ये सवाल में पूछा गया। बहुत ध्यान से समझेंगे, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। इसमें A और B में, अगर A और B की बात करें, A और B को मिलाया तो ऊष्मा देगा कौन? B देगा और A लेगा, तो B द्वारा दी गई और A द्वारा ली गई। B कितनी देगा? ms डेल्टा T, ms कितना हो गया? B की स्पेसिफिक हीट दी नहीं, क्योंकि ये द्रव है, इनका पता नहीं स्पेसिफिक हीट कितनी है, मान लो B की ये है डेल्टा T। 50 से क्या इसका ताप कम हो जाएगा? तो 50 से कम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 30, तो ताप अंतर कितना आ गया 50 माइनस 30, और इसमें इसका भी द्रव्यमान मात्रा समान है SA, और कितना आ जाएगा ये, इसका 20 से 30 हो गया तो 30 माइनस 20 का ताप अंतर 30 माइनस 20 हो गया, M से M कट जाएगा और ये आपके पास 20 SB इक्वल टू ये कितना 10 SA, इससे कट गया तो SA बराबर 2 SB। स्पेसिफिक हीट में हमें कोई रिलेशन अभी नहीं पता, कोई वैल्यू नहीं पता, तो उनका रिलेशन आ गया। चलिए अब Q ऑफ B, अब देखो B कौन है, B लेगा और Q ऑफ C देगा तो M SB। अब मिक्सर का ताप 80 माइनस 50, 80 माइनस 50, M S की वैल्यू कितनी पता नहीं, तो C लिख दिया, और 80 माइनस ये 90 माइनस 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, M से M कट जाएगा, 80 माइनस 50 को क्या लिख देंगे, 80 माइनस 50 की वैल्यू कर देंगे कितनी 30 SB, और ये 10 SC, इससे कट जाएगा तो SC बराबर 3 SB। क्या मेरी बात समझ में आ गई इतनी? तो तीसरा
यहाँ पर कौन देगा, ए लेगा और सी देगा, तो ए लेगा और सी देगा, तो ये कितनी लेगा, एम एस ए डेल्टा टी कितना। अब टेम्परेचर हमें नहीं पता मिश्रण का, यही हमें निकालना है, तो ये क्या 20 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यस बढ़ेगा, तो T माइनस 20 लिखना पड़ेगा, ओके। और क्या ये 90 से घट करके T हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम एस सी इंटू 90 माइनस टी, एम एस सी इंटू 90 माइनस टी। चलो जी, अब एम एस ए इंटू टी माइनस 20, तो एम से एम कट गया। अच्छा, एस ए की वैल्यू थी हमारे पास 2SB, 2SB टी माइनस 20, और एस सी की वैल्यू थी 3SB 90 माइनस टी। एस बी से एस बी कट जाएगा, तो आ जाएगा 2T माइनस 40 इक्वल टू 270 माइनस 3T, तो ये आएगा 5T इक्वल टू 230, और T की वैल्यू आ गई कितनी, 5 4 जा और 5 ना गया, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 46 डिग्री। तो यानी कि इनको मिलाने पर इतनी आ जाएगी। अच्छा, अब इस चीज़ का ध्यान रखें, कैलकुलेशन में थोड़ी सी 90 ये जुड़ जाएगा, सॉरी, तो जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 270 प्लस 40 कितना आ गया, 310, सॉरी 310 आ गया, तो 5 6 जा और 5 2 जा, इतने डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया पूरा 62। तो इसमें आपको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि पहले हमें इसमें स्पेसिफिक हीट भी नहीं पता, तो उसकी इस रिलेशन को इन दो इक्वेशन से निकाल लिया और तीसरे से इसको यहाँ यूज कर लिया, और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। जरूरी नहीं है कि समान मात्रा दे, हो सकता है कि जो मात्राएं हैं ये आपको समान ना दे करके अलग अलग दे दे, दो उनका एक m है, दूसरा 2m है, तीसरा m है, इस तरह से भी दे सकता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लें। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799, 18002121 1821 21 799 18002121 799।